Assalamu alaikum student. Today our topic is electroplating of chromium from chapter 7 electrochemistry. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इसका प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर के बारे में पढ़ा और इसका हमने जो है वो मेन जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि हमने जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम एनोड पे रखते हैं, और जिस चीज़ के ऊपर प्लेटिंग करनी है या जिसके ऊपर लेयर हमने बनानी है उसको बेटा हम कैथोड पे रखते हैं, और इनको एनोड और कैथोड को एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। यानी जैसा हम एनोड लेंगे उसी का कोई सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसी का कोई साल्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमारे पास जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है जो है वो भी बेटा हमारे पास सेम वैसे ही कैरिड आउट की जाती है जैसे कि हमारे पास हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस की थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट ऑफ द सिल्वर, तो सिल्वर की तरह ही इसकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। अब देखिए बेटा, जो हमने ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है जिसके ऊपर हमने लेयर डेवलप करनी है या जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, the object is to be electroplated dipped in aqueous solution of chromium sulfate। क्रोमियम की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम सॉल्यूशन भी उसी के साल्ट का लेंगे जो कि हमारे पास है क्रोमियम सल्फेट। ठीक है, अब क्रोमियम सल्फेट जो है इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं इसलिए ताकि हम उसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक एबिलिटी जो है उसको ज़्यादा कर सकें। जैसे कि बेटा हमने देखा था कि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्योर वाटर, तो इसलिए उसकी हम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। वैसे ही बेटा यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है क्रोमियम सल्फेट, उसमें हम थोड़ा सा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि हम उसको जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से ज़्यादा कर सकें, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बना सकें। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने देखा कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने डिप किया हुआ है सॉल्यूशन में क्रोमियम सल्फेट के, और उस क्रोमियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है बेटा एक्वस सॉल्यूशन होता है क्रोमियम सल्फेट का। इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि उसकी जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छी हो सके। हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है। और बाकी बेटा इसमें वैसे ही जो है वो एनोड और कैथोड को जो है वो इस सॉल्यूशन में, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है इसमें हम लोग डिप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की। तो एनोड जो है बेटा वो हमारे पास किस चीज़ का होता है, एनोड इज़ मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड। ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड एक्ट एज कैथोड। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हमने कैथोड पे रखा हुआ है, और हमारे पास जो एनोड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है। अब यहाँ तक बेटा हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्रोमियम सल्फेट है, उसमें लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड है। एनोड जो है वो बेटा हमारे पास एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है। कैथोड जो है वो बेटा हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। आगे बेटा जब जैसे ही इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जैसे ही पास होती है तो वो जो हमारे पास उसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होती है, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज एंड प्रोड्यूस क्रोमियम आइन। अब उस क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्रोमियम आइन प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए हमारे पास ये जो क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है इसकी आयनाइजेशन हुई, और हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम आइन जो है क्रोमियम+3 जो है वो आइन प्रोड्यूस हुए हैं, साथ में सल्फेट आइन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमियम आइन प्रोड्यूस हुए हैं ये क्या होते हैं, देन रिड्यूस हो जाते हैं और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। कैसे बेटा, अगर हम देखें एनोड रिएक्शन, हम देखें कि इसमें जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अगर हम वहाँ पे देखें कि ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो एनोड पर क्या हो रहा है कि एनोड पर जो है वहाँ पे हमारे पास जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ये देखिए बेटा हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, हमने जो क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है वो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया ना, तो वाटर में या उसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होते हैं वहाँ से जो है वो उनकी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होकर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हुए कैथोड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास क्रोमियम+3 आयन है ये भी कहाँ मूव करते हुए चले जाएंगे, कैथोड पर। यहाँ पे ये कैथोड पर क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, रिडक्शन हो जाएगी, और वहाँ पे कैथोड पे ये वाले क्रोमियम जो है वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह कैथोड पे हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है उसके ऊपर
क्रोमियम की लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो देखें बेटा, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो होता है, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं, उसको डेवलप किया जाता है। कैसे किया जाता है कि बेटा, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास क्या है, क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है जो कि एज ए इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है। एनोड जो है बेटा वो लेड का बना हुआ है, और इसी तरह हमारे पास जो कैथोड है वहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। इसी तरह बेटा, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है इसकी, क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। तो वहाँ पे बेटा ये देखिए हमारे पास क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये क्रोमियम आयन जो है ये मूव कर जाते हैं कैथोड की तरफ, और इसी तरह एनोड पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हुए बेटा कैथोड पे चले जाते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, क्रोमियम आयन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम में, और वहाँ पे कैथोड पे ये क्रोमियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कैथोड की एक लेयर बनना, इसकी कैथोड पे क्रोमियम की एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, और इसी तरह वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एट लीस्ट जो है वो क्रोमियम की एक लेयर जो है वो बन जाती है, जिसके यानी हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का प्रोसेस तो पढ़ लिया। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास जो स्टील है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट जो है वो क्रोमियम की स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है बेटा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टील को सबसे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसके ऊपर निकल की, कॉपर की या किसी मेटल की, निकल और कॉपर की, देन उसके ऊपर जो है वो हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है बेटा, अगर हम स्टील के ऊपर डायरेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसकी क्रोमियम की, तो जैसे ही बेटा क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो वो उसके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो एडहर यानी कम्प्लीटली उसके ऊपर नहीं जुड़ जाता। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो जो लेयर है वो उसके ऊपर वेल डिवेल्प नहीं होती, उसके ऊपर वेल एडहर नहीं होती, उसके साथ सही नहीं चिपकती। जो क्रोमियम की लेयर हम डायरेक्ट अगर हम स्टील के ऊपर करते हैं तो वो इट डज़ नॉट एडहर वेल ऑन द स्टील सरफेस। तो ये स्टील सरफेस के ऊपर जो है वो डायरेक्ट जो है वो एडहर नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें थोड़ा जो है वो रह जाती हैं, स्पेसेस रह जाती हैं, या आप कह सकते हो कि पोर्स रह जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो मेटल जो है क्रोमियम की जो लेयर है वो ऐसा ऐसा स्टील के ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टील को सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है इसके ऊपर निकल की या कॉपर की। तो निकल और कॉपर जो है इनके ऊपर क्रोमियम की जो लेयर है वो सही एडहेर हो जाती है, इसलिए जो है इसको निकल और कॉपर जो है, निकल एंड कॉपर प्रोवाइड एडहेजन एंड क्रोमियम इन डिपॉजिट। तो इसलिए बेटा हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टील को डायरेक्ट हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी रीज़न ये है कि स्टील के ऊपर डायरेक्ट क्रोमियम एडहेर नहीं होता, और उसके ऊपर अंदर जो है वो मॉइस्चर दाखिल होना शुरू हो जाता है, जो कि उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ख़राब कर देता है। मेटल जो है वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाती है, उतरना शुरू हो जाती है। इसलिए हम उसके ऊपर पहले निकल या कॉपर या ऐसी किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जिसके ऊपर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग सही एडहेर हो सके। तो इसलिए निकल और कॉपर जो होते हैं ये ज़्यादा बेस्ट एडहेजन प्रोवाइड करते हैं क्रोमियम के लिए, इसलिए स्टील के ऊपर पहले निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, देन क्रोमियम जो है उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। तो ये बेटा हमारा यहाँ तक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम।